बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता पार्ट 3। जैव विविधता का मतलब होता है कि पृथ्वी पर मौजूद समस्त प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, यानी कि पृथ्वी पर जो भी जीवन है और जो भी विभिन्नता है जीवन की, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से पर्यावरण का संतुलन बना रहता है। साथ ही साथ हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी पेड़ पौधों के द्वारा ही जा पाती हैं। यही नहीं, जो हमारी खूबसूरती है पर्यावरण की, वो भी जैव विविधता से ही है। साथ ही साथ औद्योगिक इलाकों में, यानी कि इंडस्ट्रीज में, जैव विविधता से मिलने वाले काफी सारे पदार्थ बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो जैव विविधता का महत्व और जैव विविधता के जितने प्रकार हैं उनको हमने पहली वीडियो में समझ लिया है। दूसरी वीडियो में हमने यह समझा कि जैव विविधता को क्या क्या खतरा है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे जैव विविधता को बचाने की, यानी कि अगर जैव विविधता इतनी महत्वपूर्ण है और आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां खतरे पर हैं, वो विलुप्त होने के कगार पर हैं, तो उनको बचाना भी उतना ही जरूरी है। तो जैव विविधता को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे उसको संरक्षित किया जा सकता है, साथ ही साथ हम समझेंगे कि भारत सरकार ने कौन कौन सी अहम परियोजनाएं भारत में चला रखी हैं अलग अलग प्रकार की प्रजातियों को बचाने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट इत्यादि। पहला, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, यानी कि जैव विविधता संरक्षण के तरीके। तो जैव विविधता बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आजकल ज्यादा से ज्यादा प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। हमने पेड़ों को नष्ट कर दिया, साथ ही साथ जितने भी जंगल थे उनको नुकसान पहुंचाया। हमारा जितना भी जंगल का इलाका है वो बहुत कम और सीमित है, इसीलिए काफी सारी प्रजातियां अब जीवित नहीं बच पा रही, और जो हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे हाथी, बाघ, चीता, इन सब की संख्या इतनी कम है कि अब जैव विविधता को बचाने का हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो जैव विविधता को बचाएं कैसे? तो इसके दो तरीके होते हैं। तो जैव विविधता संरक्षण के जो तरीके हैं वो दो प्रकार के हैं। पहला है इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि अंतः आवासीय संरक्षण। तो जब हम प्रजातियों को उनके आवास यानी कि रहने के स्थान पर ही सुरक्षा देते हैं और कड़े कानून बनाते हैं कि कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, तो उस जो मेथड है, तरीका है, उसको हम बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि अंतः आवासीय संरक्षण। दूसरा मेथड होता है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि बाहरी आवासीय संरक्षण। अगर किसी पेड़ पौधे और जीव जंतु को हम उनके आवास से बाहर कहीं किसी अलग अप्राकृतिक स्थान पर सुरक्षा देते हैं तो उसको हम बोलेंगे बाहरी आवासीय संरक्षण। तो जो अंतः आवासीय संरक्षण है वो तीन प्रकार का है। पहला राष्ट्रीय पार्क, यानी कि नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। और तीसरा है बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैव संरक्षित क्षेत्र। तो ये तीनों ही ऐसे इलाके हैं जहां पर हम वन्य जीवों को उनके आवास में ही सुरक्षा देते हैं। दूसरा प्रकार है एक्स सिटू कंजर्वेशन, यानी कि आवास से बाहर जब हम सुरक्षा देते हैं तो वो कई प्रकार से दे सकते हैं, जैसे कि चिड़ियाघर बनाकर, जीन बैंक को स्थापित करके, या फिर बीज बैंक को बनाकर। पहला इन सिटू कंजर्वेशन। अगर हम किसी प्रजाति को उसके आवास में ही सुरक्षा दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हाथी, अगर हम हाथी को जंगल में ही सुरक्षित कर रहे हैं कड़े कानून बनाकर, तो उसको हम बोलेंगे इन सिटू कंजर्वेशन, यानी कि अंतः आवासीय संरक्षण। अब ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क। दूसरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र। और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व, यानी कि जैव संरक्षित क्षेत्र। तो पहला प्रकार है राष्ट्रीय उद्यान। तो अगर हम जीव जंतुओं को और पूरे के पूरे इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा दे रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ जीव जंतु बल्कि वहां पर जो मौजूद अजैविक घटक है जिन पे ये जीव निर्भर करते हैं उसको भी सुरक्षित रखते हैं, तो उस स्थान को हम बोलेंगे राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि नेशनल पार्क। तो हम कह सकते हैं कि जो नेशनल पार्क होते हैं या राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो एक संरक्षित क्षेत्र हैं जिनमें समस्त पारिस्थितिक तंत्र और उनसे जुड़े जीविक और अजैविक घटक को सुरक्षित रखा जाता है। तो पूरा का पूरा एरिया ही हम ऐसा बना देते हैं कि वहां पर कोई भी इंसान कुछ गलत ना करे, कोई शिकार ना करे और कड़े कानून वहां पर बने हो। तो राष्ट्रीय उद्यानों में पर्यटन के अलावा इंसान की सभी गतिविधियों पर रोक होती है। ऐसा नहीं है कि हम राष्ट्रीय उद्यान में जाकर कुछ माइनिंग कर लें, खनन प्रक्रिया कर लें या कोई बांध बना दे, तो बिना परमिशन के तो कुछ भी अनुमति वहां पर नहीं होती। अब जब राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की जाती है तो इसके दो हिस्से बनाए जाते हैं। एक होता है अंदर का हिस्सा, तो जंगल का जो अंदर का हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं कोर। तो कोर की जो बात है वो ये कि कोर में वन्य जीव संरक्षित रहते हैं, बहुत बड़ा इलाका होता है, आराम से जीव जंतु घूम पाते हैं इस एरिया में।
साथ ही साथ इंसान की जो गतिविधि है उन पर पूरा का पूरा प्रतिबंध है, यानी कोर में कोई भी इंसान जाकर रह नहीं सकता, वहां पर कुछ भी गलत काम या खनन प्रक्रिया, बांध, पेड़ों को काटना, ये सब बिल्कुल प्रतिबंधित होता है। राष्ट्रीय उद्यान का जो बाहर वाला हिस्सा होता है उसको हम बोलते हैं बफर। बफर में सिर्फ पर्यटक अलाउड होते हैं, यानी कि पर्यटन की अनुमति होती है, वो भी इसलिए ताकि लोगों को जीव जंतुओं के बारे में कुछ जागरूकता पैदा हो, जीव जंतुओं के बारे में कुछ जानकारी मिल पाए। तो इसीलिए सिर्फ सीमित गतिविधि बफर यानी कि बाहर के इलाके में होती है, वो भी सिर्फ पर्यटन की, और सभी गतिविधियों पे वहां पर प्रतिबंध होता है। तो कानून इतने ठोस होते हैं राष्ट्रीय उद्यान में कि हम पूरे की पूरे वन्य जीव और उनके इलाकों को सुरक्षित रखते हैं, और कोई भी गैर कानूनी हरकत वहां पर नहीं हो सकती, कोई भी वन्य जीव को वहां पर नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो पर्यटन के अलावा राष्ट्रीय उद्यान में और कुछ भी करने की अनुमति नहीं है। तो राष्ट्रीय उद्यान के हमारे देश में काफी सारे उदाहरण हैं, जैसे एक उदाहरण है केरल से। केरल में एक बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। इस साइलेंट वैली नेशनल पार्क में दो हिस्से हैं, कोर और बफर। तो बाहर वाला जो एरिया है वो हम बफर कहेंगे। तो ये जो व्हाइट कलर में दिख रहा है ये बफर एरिया, इसमें सिर्फ पर्यटन आ सकते हैं, वो भी जानकारी के लिए, नॉलेज के लिए, अपनी जो इंफॉर्मेशन है जीव जंतुओं के बारे में उसको बढ़ाने के लिए। पर अंदर का हिस्सा ये जो ग्रीन कलर में है, इसमें कोई भी गतिविधि इंसान की अलाउड नहीं होती। तो हमारा मानना यहाँ पर यह है कि इंसान को हम अलाउ नहीं करेंगे इनसाइड नेशनल पार्क, क्योंकि इंसान की वजह से काफी नुकसान हो सकता है जीव जंतुओं का। जब इंसान घुसेंगे तो हो सकता है कुछ वहां पर प्रदूषण बढ़ जाए या कुछ ऐसी हरकत हो जैसे शिकार, जिसकी वजह से प्रजातियों पर बुरा असर पड़े। तो इंसान की गतिविधियों पर रोक लगाई जाती है राष्ट्रीय उद्यान में। इसी प्रकार राष्ट्रीय उद्यान का एक और उदाहरण है उत्तराखंड राज्य से। तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे देश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट एनिमल्स जैसे कि हाथी, बाघ इत्यादि पाए जाते हैं। इसको बनाने के लिए भी सरकार ने कोर और बफर इलाकों की स्थापना करी है। कोर का जो हिस्सा है ग्रीन कलर में जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो अंदर का हिस्सा है जिसमें जीव जंतु सुरक्षित घूमते हैं, और जो बफर का इलाका है वो बाहर का इलाका होता है जहां पर सिर्फ सीमित पर्यटन की अनुमति होती है। राष्ट्रीय उद्यान हमारे देश में काफी सारे हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट, रणथंभौर, कान्हा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क इत्यादि। तो अगर इनकी संख्या देखें तो हमारे भारत में 101 राष्ट्रीय उद्यान बन चुके थे 2019 तक। दूसरा जो इन सिटू कंजर्वेशन है, यानी कि दूसरा तरीका जो है अंतः आवासीय संरक्षण का, वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहां पर किसी प्रकार की प्रजाति को संरक्षित किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल नेचुरल इलाकों में बनाए जाते हैं, जीव जंतुओं के आवास में ही बनाए जाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में एक प्रमुख प्रजाति को संरक्षित किया जाता है जिसका अपना एक महत्व हो, चाहे वो स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण हो, राष्ट्रीय रूप से महत्वपूर्ण हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण हो। तो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में किसी एक पर्टिकुलर प्रजाति को संरक्षित किया जाता है, परंतु जब उसके लिए एक इलाके में हम कानून बनाते हैं तो और जितनी प्रजातियां होंगी उनको भी सुरक्षा अपने आप मिल जाती है। तो इसमें भी हम कोर और बफर इलाके बनाते हैं और इंसान की गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है और नेशनल पार्क है, इनमें ये अंतर है कि वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र बनाते समय हम किसी प्रमुख प्रजाति को ध्यान रखकर और उसको बचाने के लिए इनकी स्थापना करते हैं। वहीं नेशनल पार्क में हम पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। तो जैसे कि अगर हम वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र की बात करें तो हमारे देश में एक जगह है जिसको हम बोलते हैं चिल्का बर्ड सेंचुरी। तो चिल्का एक उड़ीसा में झील है जिसमें बहुत सारी चिड़ियाएं दूर दूर देशों से आती हैं और सुरक्षित रह पाती हैं। तो क्योंकि ये जो चिड़ियाएं हैं इनका अपना अंतरराष्ट्रीय महत्व है, तो पूरी की पूरी चिल्का वाली जो जगह है, लेक, चिल्का झील और चिल्का के आसपास का इलाका, उसको अब हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि संरक्षण क्षेत्र में बदल दिया है। तो यही है कि जो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र है उसमें हम पूरी की पूरी एरिया में वो प्रजाति को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं जिसका स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व हो। परंतु जब कानून उस क्षेत्र में बन जाते हैं तो और भी प्रजातियों को सुरक्षा मिलती है। तो इन क्षेत्र में बफर इलाकों में
सिर्फ गतिविधि देखने को मिलती है, जैसे बफर इलाके में चराई की अनुमति होती है, लकड़ी की अनुमति होती है और पर्यटन की अनुमति होती है। तो जैसे कि नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान थे, उसी प्रकार वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में भी दो हिस्से हैं। कोर हिस्सा है अंदर का हिस्सा, इसमें वन्यजीव संरक्षित रूप से रह पाते हैं, इंसान की गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। परंतु जो बफर का हिस्सा है, जो बाहर वाला हिस्सा है, उसमें सीमित कुछ गतिविधि देखने को मिलती है, जैसे इंसान अपने जीव जंतुओं को चराई के लिए ले जा सकते हैं, लकड़ी एकत्रित कर सकते हैं, पर्यटन भी कर सकते हैं। तो वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र में ज्यादा गतिविधियां की अनुमति होती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम राष्ट्रीय उद्यान कर देखें तो उसमें कम अनुमति होती है गतिविधियों पर, और गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। वहां पर सिर्फ पर्यटन अलाउड होता है, बट यहाँ पर चराई, लकड़ी एकत्रित करना, पर्यटन, सब कुछ की अनुमति है। तो हमारे देश में 500 से भी अधिक वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र हैं। कुछ उदाहरण, जैसे कि हमारा एक उदाहरण है चिल्का बर्ड सेंचुरी, दूसरा उदाहरण है वाइल्ड एस सेंचुरी, तीसरा नल सरोवर, फिर और भी बहुत सारी जगह हैं जैसे पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हम जीव जंतुओं को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा जो अंतर आवासीय संरक्षण है वो किया जाता है बायोस्फीयर रिजर्व की मदद से, यानी कि जैव संरक्षित क्षेत्र की मदद से। तो जैव संरक्षित क्षेत्र वो जैव विविधता से पूर्ण इलाके होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को संस्थान के द्वारा शुरू किए गए हैं। तो यूनेस्को एक संस्थान है जिसने मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बनाया था, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि हम इंसान और जो जीव जंतु होते हैं उनको साथ में सुरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें जो इंसान है उसकी गतिविधि पर पूर्ण प्रतिबंध ही लगाना पड़ेगा, बल्कि इंसान और जीव जंतु साथ में मिलकर भी रह सकते हैं। तो जैसे अगर हम देखें राष्ट्रीय उद्यान या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उनमें तो हमने इंसान की गतिविधि को बिल्कुल रोक दिया, परंतु यहाँ पर यानी कि जैव संरक्षित क्षेत्र में हम इंसान की गतिविधियों को नहीं रोकते, बल्कि यहाँ पर हम सस्टेनेबल यानी कि सतत रूप से रहने का प्रयास करते हैं। तो जैव संरक्षित क्षेत्र में काफी सारे हिस्से होते हैं, जैसे एक अंदर का हिस्सा जिसको हम कोर बोलते हैं, उसके बाद बफर भी होगा, बफर के बाद जो इलाका है उसमें एक और इलाका बोलते हैं जिसको हम ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में बहुत सारी गतिविधि इंसान की हो सकती हैं, जैसे कि यहाँ पर इंसान अंदर रह भी सकते हैं अपना घर बनाकर। दूसरा, ज्यादातर आदिवासी यहाँ पर रहेंगे। दूसरा, हम कुछ रिसर्च भी कर सकते हैं, कुछ जीव जंतुओं को मॉनिटर कर सकते हैं, अपनी एजुकेशन बढ़ाने के लिए पर्यटन का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो जैव संरक्षित क्षेत्र में काफी सारी जो गतिविधियां होती है इंसान की, उनमें अनुमति मिली होती है, चाहे वो रहने की हो, चाहे खेती करने की हो, चाहे पर्यटन की हो, या फिर रिसर्च या जानकारी बढ़ाने के लिए हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व काफी सारे हैं हमारे देश में, जैसे एक है नीलगिरी जैव संरक्षित क्षेत्र। तो नीलगिरी जो जैव संरक्षित क्षेत्र है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसमें कई सारे हिस्से हैं, जैसे एक है कोर जोन, जहां पर इंसान की गतिविधि इतनी ज्यादा नहीं होती और जीव जंतुओं को पूर्ण सुरक्षा मिलती है। वहीं बाहर की साइड अगर हम देखें तो काफी सारी एक्टिविटीज इंसान कर सकते हैं, जैसे वहां पे फॉरेस्ट्री यानी कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, कमर्शियली इंपॉर्टेंट या आर्थिक रूप से जो महत्वपूर्ण पेड़ हैं उनको लगाया जा सकता है। फिर दूसरा, वहां पर पर्यटन की भी अनुमति है। बाहर वाले हिस्से में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने का भी या पेड़ लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। तो जो जैव संरक्षित क्षेत्र होते हैं इनमें इंसान की गतिविधि ज्यादा होती है, और जो नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान है या वन संरक्षित क्षेत्र है, वहां पर इंसान की गतिविधि पर काफी हद तक प्रतिबंध होता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व बनाने के समय हमारा ध्यान होता है कि इंसान, स्पेशली जो लोकल लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, आदिवासी हैं, वो मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करें और जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास करें। तो उनको हम, ऐसा नहीं है कि जो आदिवासी उनको जंगलों से हटा देंगे, बल्कि उनके साथ मिलकर ही हम जीवन को बचाने का प्रयास करते हैं। तो उनकी गतिविधि जैसे कि खेती करना, पर्यटन और भी पेड़ लगाना, उस प्रकार से वो भी अपनी आमदनी कर सकते हैं। तो जो जैव संरक्षित क्षेत्र हैं वो कुछ हद तक सतत विकास के ऊपर निर्भर है। तो हमारे देश में 18 जैव संरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है नंदा देवी उत्तराखंड का,
नीलगिरी दक्षिण भारत का, सुंदरबन बंगाल में, रैन ऑफ कच्छ इत्यादि। एक्सीटू कंजर्वेशन यानी कि भारी आवासीय संरक्षण, ये दूसरा तरीका है जिससे हम जैव विविधता को बचा सकते हैं। तो जब हम जैव विविधता को उसके आवास पे नहीं बल्कि कहीं बाहर किसी स्थान पर सुरक्षित करते हैं तो उसको हम कहेंगे भारी आवासीय संरक्षण। तो जैसे कि अगर कोई टाइगर है या लेपर्ड है या कोई भी तेंदुआ है, उसको हम जंगल में सुरक्षा ना देकर किसी अलग इलाके में सुरक्षा दे रहे हैं, जैसे चिड़ियाघर में सुरक्षा दे रहे हैं, तो उस पूरे तरीके को हम कहेंगे बाहरी आवासीय संरक्षण। अब जो बाहरी आवासीय संरक्षण होता है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का हो सकता है, जिसमें से पहला प्रकार है जीन बैंक। जीन बैंक वो संस्थान होते हैं जब प्रजातियों के जो जीन्स हैं, डीएनए, आरएनए है, उसको भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है। मान लो अगर कोई प्रजाति भविष्य में पूरी की पूरी विलुप्त हो जाए तो हम उसके जीन से उसको फिर से वापस ला सकते हैं। तो जीन बैंक में हम कृषि या बागवानी से संबंधित फसलों के बीजों को बिल्कुल कम तापमान यानी कि -196 डिग्री पर सुरक्षित रखते हैं, और ये कम तापमान की वजह से जो उनका जीन है वो कभी खराब नहीं होता। तो इस तरीके के जो संस्थान है उनको हम जीन बैंक कहते हैं। जीन बैंक का उदाहरण है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, दिल्ली। दूसरा जो हम तरीका अपनाते हैं भारी आवासीय संरक्षण करने का वो है सीड बैंक। सीड बैंक यानी कि बीज बैंक। तो बीज बैंक वो संस्थान होते हैं जहां फसलों और अन्य पौधों के बीजों को भविष्य के लिए संरक्षित किया जाता है। तो अगर मान लिया जाए कोई प्रजाति विलुप्त हो जाएगी तो उसके बीज अगर हमारे पास है तो हम उससे फिर नए पौधे बना सकते हैं। इसीलिए बीज बैंक बहुत अहम महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उदाहरण भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र जो दिल्ली में है। तीसरा तरीका है जू यानी कि चिड़ियाघर बनाकर। तो चिड़ियाघर में तो हम जीव जंतु को सुरक्षित रख सकते हैं। तो चिड़ियाघर वो संस्थान है जहां जीव जंतु, पशु पक्षी सभी बड़ी संख्या में संग्रहित होते हैं। लोग इन संग्रहित पशु पक्षियों को सुविधा और सुरक्षा पूर्वक देख सकते हैं, इसकी भी वहां पर व्यवस्था होती है। साथ ही साथ अगर कोई प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है तो कुछ ब्रीडिंग मेथड यानी कि प्रजनन करके और अच्छी चिकित्सा मुहैया कराकर हम उस प्रजाति को बढ़ा सकते हैं। चौथा है बोटानिकल गार्डन। बोटानिकल गार्डन वनस्पति उद्यान होता है जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, संरक्षण, प्रदर्शन और शिक्षा के उद्देश्य से जीवित पौधों को संग्रहित किया जाता है। तो वनस्पति उद्यान यानी कि बोटानिकल गार्डन में हम पेड़ पौधों को सुरक्षित रखते हैं। अब प्रजातियों से जुड़े कुछ मुख्य टर्म्स हैं या शब्द हैं जिनको हम समझेंगे। पहला है अम्ब्रेला प्रजाति। तो अम्ब्रेला प्रजाति एक अम्ब्रेला की तरीके से होती है जो हमें और पूरे पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षित रखती है, जैसे कि बाघ। तो अम्ब्रेला प्रजाति वो प्रजाति होती है जो पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो और अन्य प्रजातियां उन पर पूर्ण रूप से निर्भर हो, जैसे कि बाघ। अब अगर हम बाघ देखें तो बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। जहां पर भी बाघ होगा वहां पर पर्यावरण संतुलन पूर्ण रूप से रहेगा, क्योंकि बाघ टॉप प्रेडेटर है, एक मांसाहारी प्रजाति है जो हिरण और अनेक प्रकार के शाकाहारी जीवों को खाती है। किसी जंगल में बाघ के होने से हिरण सही मात्रा में होंगे और वहीं दूसरी ओर घास भी ठीक मात्रा में होगी। तो पर्यावरण संतुलन के लिए ये जो टाइगर है एक अम्ब्रेला प्रजाति के रूप में माना जाता है। तो टाइगर एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अगर कहीं पर अम्ब्रेला प्रजाति यानी कि टाइगर जैसे जीव होंगे तो पूरा का पूरा पर्यावरण बिल्कुल ठीक रूप से, सुचारू रूप से चलता रहेगा। दूसरा टर्म है कीस्टोन प्रजाति। कीस्टोन प्रजाति का मतलब उन प्रजातियों से है जो पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो, और अगर वो ना हो बाय चांस या वो विलुप्त हो जाएंगी तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र खत्म हो सकता है, जैसे कि हाथी। तो कीस्टोन प्रजाति किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। ऐसी प्रजातियों के नुकसान के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक तंत्र का कार्य रुक भी सकता है। साथ ही साथ और जो प्रजातियां हैं उस एरिया में उनको भी नुकसान हो सकता है। उदाहरण हाथी। अब अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी इतना इंपॉर्टेंट है कि वो पूरे पारिस्थितिक तंत्र का बैलेंस बनाकर रखता है। अगर हाथी है तो वहां पर पेड़ को उखाड़ता है हाथी और नए पेड़ वहां पर अपने आप उगने लग जाते हैं। साथ ही साथ जो डंग होता है, जो हाथी का डंग है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, इस प्रकार नए पौधे जंगल में उग पाते हैं। हाथी अपनी सूंड से गड्ढा क्रिएट करता है जंगल में और वो गड्ढों में पानी भर जाता है
और वाटर होल यानी कि और जीवों के पानी के वो स्रोत बनते हैं। साथ ही साथ बड़ा हाथी एक जीव है जो जो पेड़ पौधे होते हैं उनको दूर हटाता रहता है और साथ ही साथ जंगल में एक रास्ता बनाने का भी काम करता है। तो अगर कहीं पर हाथी नहीं होंगे तो वो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र चौपट हो सकता है, बिल्कुल खत्म हो सकता है और नष्ट हो सकता है। तो कीस्टोन प्रजाति बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति होती है किसी पारिस्थितिक तंत्र के लिए। तीसरा टर्म है फ्लैगशिप स्पीशीज। फ्लैगशिप स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जो हमारे समाज से या परंपरा से जुड़ी हुई हो। तो फ्लैगशिप प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जो सामाजिक, परंपरागत रूप से और पर्यावरण हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं। इन प्रजातियों का चुनाव जैव विविधता के संरक्षण के लिए किया जाता है, यानी कि सरकार हम हमेशा उन प्रजातियों को दिखाती है जिससे लोगों के इमोशंस जुड़े हों या कुछ परंपराएं जुड़ी हों और लोग उस प्रजाति से कुछ अपने आप को अटैच महसूस कर पाए। जैसे कि जो हमारा बाघ है वो राष्ट्रीय पशु है, तो अगर हम कहेंगे किसी स्थान पर कि यहाँ पर राष्ट्रीय पशु यानी कि टाइगर रहता है या बाघ रहता है, तो लोगों में एक इमोशंस जागेगी, एक भावना जागेगी और वो उस पूरे के पूरे इलाकों को बचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हाथी को तो हमारे देश में पूजा भी जाता है गणेश के रूप में। तो हाथी को अगर सरकार दिखाएगी किसी एरिया में या किसी जंगल में हाथी है तो जो लोग होंगे वो आकर्षित होंगे, साथ ही साथ उनकी जो भावनाएं हैं वो जुड़ी होंगी और वो कभी भी उस क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो फ्लैगशिप स्पीशीज का जो प्रयोग है वो इसीलिए किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर जंगल में या स्थान में उन प्रजातियों को हाईलाइट करके या दिखाकर लोग अपने आप ही प्रजातियों को बचाने का प्रयास शुरू करें। उसी प्रकार पांडा से सब बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये क्यूट सा एनिमल है, तो जहां पे पांडा होगा वहां पे अपने आप ही लोग इस प्रजाति को बचाने का प्रयास करेंगे। तो फ्लैगशिप इस प्रजातियां वो प्रजातियां होती हैं जिनसे लोग अपने आप को जोड़ पाते हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी होती हैं या कुछ सामाजिक रूप से या परंपराएं उनकी जुड़ी होती हैं और जहां भी ये प्रजातियां होती हैं उनमें लोग खुद ही संरक्षण के तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। चौथा है इंडिकेटर प्रजाति यानी कि संकेतक प्रजाति। तो कुछ प्रजातियां बहुत ही नाजुक होती हैं या संवेदनशील होती हैं और वो पर्यावरण के परिवर्तन को एकदम से देख पाती हैं। जैसे अगर हम कहें किसी पारिस्थितिक तंत्र को अगर हानि हो रही है या से अगर हम कहें कि प्रदूषण बहुत बढ़ रहा है किसी एरिया में, तो कुछ प्रजातियां वहां से विलुप्त हो जाएंगी, बिल्कुल नहीं रह पाएंगी क्योंकि वे संवेदनशील हैं। उनमें जरा सा भी अगर कुछ पर्यावरण में चेंज आता है तो वो अपने आप को इतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाती, उसके अनुकूल अपने आप को ढाल नहीं पाती। तो इन प्रजातियों को हम कहते हैं संकेतक प्रजाति। तो पारिस्थितिक तंत्र की हानि से ये प्रजातियां तुरंत प्रभावित होती हैं और हम इसको एक चेतावनी के रूप में भी ले सकते हैं। उदाहरण मेंढक उसी स्थान पे मौजूद होगा जहां पे पानी साफ होगा, मछलियां भी उसी नदी में होंगी जहां पर पानी साफ होगा। तो अगर पानी में जरा भी प्रदूषण का स्तर बढ़ता है तो मछलियों का संख्या एकदम कम हो जाएगी और ये एक हमें चेतावनी देगा या संकेत देगा कि पानी अब शुद्ध नहीं रहा। तो इंडिकेटर प्रजाति वो होती हैं जो बहुत संवेदनशील हो और पर्यावरण परिवर्तन को एकदम हमें इंडिकेट करें या चेतावनी दें और संकेत के रूप में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है प्रजाति पुनर्स्थापना। अनेक प्रजातियां आज विलुप्त होने के कगार पर है और उनको बचाने का प्रयास करना जरूरी है। प्रजाति पुनर्स्थापना के अंतर्गत स्थानीय प्रजातियों के विलुप्त होने के बाद उस प्रजाति को फिर से उस स्थान पर स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो इस पूरे जो प्रक्रिया है प्रजाति पुनर्स्थापना को, वो उस स्थान पर करी जाती है जहां वो प्रजाति पहले थी। कभी हमारे पास इतिहास के रिकॉर्ड्स हैं कि वो प्रजाति उस स्थान पर होती थी, पर अब वो वहां से विलुप्त हो चुकी है। अब अगर उस प्रजाति को फिर से हम लाने की कोशिश करें तो इस प्रक्रिया को प्रजाति पुनर्स्थापना कहते हैं। तो इसका उद्देश्य पहला तो यही है कि हम प्रजाति की संख्या को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, पर्यावरण के लिए जो महत्वपूर्ण प्रजाति है उनको वापस लाने का प्रयास करते हैं। इस प्रक्रिया से यानी कि प्रजाति पुनर्स्थापना के द्वारा हम जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आर्थिक उन्नति के रूप से भी पुनर्स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर कोई प्रजाति आ जाती है वापस तो उसको देखने के लिए पर्यटक भी आएंगे और उससे हमारे देश की आर्थिक उन्नति होगी। साथ ही साथ वन्यजीव संरक्षण जागरूकता के लिए भी प्रजाति पुनर्स्थापना की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है।
तो एक उदाहरण यह है कि सरिस्का बाघ अभयारण्य यानी कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो राजस्थान में है, उसमें 2004 से 2008 के बीच बिल्कुल कोई बाघ नहीं बचा था, क्योंकि वहां पे बाघों का शिकार बहुत ज्यादा हुआ था। तो अब बाघ बिल्कुल नहीं बचे, विलुप्त से हो गए। तो उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए 8 बाघों को रणथंभौर इलाके से सरिस्का में ट्रांसफर किया गया। तो अगर कभी हम विलुप्त प्रजाति होने के बाद उस प्रजाति को फिर से वापस लाएं किसी दूसरे क्षेत्र से, तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे प्रजाति पुनर्स्थापना। दूसरा उदाहरण है चीता। तो हमारे देश में चीता के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। हमने कुछ अफ्रीका के चीता भारत में ट्रांसफर करे हैं। तो चीता जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मांसाहारी जीव है, परंतु चीता का बहुत ज्यादा शिकार हुआ है। साथ ही साथ जो जंगल है वो खत्म हो चुके हैं विकास कार्य की वजह से। तो ऐसा मानना है कि मुगल शासन के दौरान हमारे देश में 10,000 चीता होते थे। फिर जैसे ब्रिटिशर्स आए, उसके बाद हमारे देश में सिर्फ 230 चीता बचे। आजादी के बाद ही इतना ज्यादा शिकार हुआ कि चीता बिल्कुल ही विलुप्त हो गए। तो जैसे ही भारत की आजादी हुई, तो वैसे ही हमारे चीता देश से विलुप्त हो गए। अब भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया है चीता का, एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया, यानी कि हम चीता को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने कुछ चीताओं को अफ्रीका से भारत में शिफ्ट किया है। तो प्रजाति यानी कि चीता को हम पुनर्स्थापित करना चाह रहे हैं भारत में। अब ये जो चीता है ये भारत में कूनो नेशनल पार्क, एक मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क है, उसमें शिफ्ट किए गए हैं और इससे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, बहुत सारा फायदा होने वाला है। पहला, हम चीता की एक वाइबल पॉपुलेशन, एक जनसंख्या को बना पाएंगे भारत में, और इससे हम, क्योंकि चीता एक मांसाहारी जीव है, तो इससे जो पर्यावरण संतुलन है वो भी बनेगा। साथ ही साथ आर्थिक उन्नति होगी। लोग चीता को देखने कूनो नेशनल पार्क जाएंगे तो इससे आर्थिक उन्नति होने भी निश्चित है। भारत की जैव विविधता पर भी इसका अच्छा असर पड़ेगा, जैव विविधता भी बढ़ेगी। साथ ही साथ लोगों में चीता को बचाने का जो इंफॉर्मेशन है या जागरूकता है वो भी बढ़ेगी। दूसरा टर्म है ट्रांसलोकेशन ऑफ स्पीशीज, यानी कि प्रजाति स्थानांतरण। प्रजाति स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रजाति के किसी सदस्य को या पूरी की पूरी जनसंख्या को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने की जाती है। परंतु यहाँ पर जो उद्देश्य है वो किसी विलुप्त प्रजाति को बसाना नहीं है, परंतु जो हमारा फायदा है या उद्देश्य है वो है पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन करना। यानी कि हो सकता है वहां पर कोई प्रजाति ना होने से पर्यावरण का जो बैलेंस है या खाद्य श्रृंखला का जो बैलेंस है वो नहीं बन पा रहा हो। दूसरा, हम हो सकता है चाहते हो कि मानव जानवर के बीच का विवाद कम हो सकता है हमारा उद्देश्य हो कि पर्यटन को बढ़ावा मिले उस स्थान पर और जैव विविधता ज्यादा हो। तो जो प्रजाति पुनर्स्थापना होती है वो करी जाती है तब जब कोई प्रजाति विलुप्त हो जाए और हम उसको फिर से वापस लाने का प्रयास करें। प्रजाति स्थानांतरण मतलब एक जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, ताकि किसी नए स्थान का जो पर्यावरण है वो ठीक हो सके, पर्यटन को बढ़ावा मिले, जैव विविधता बढ़े, हिंसा कम हो इत्यादि। उदाहरण के तौर पर कुछ साल पहले मानस नेशनल पार्क, जो एक असम का बहुत प्रसिद्ध नेशनल पार्क है, वहां पर एक सिंह गैंडे की जो जनसंख्या है वो कम हो गई थी और इससे पर्यावरण का संतुलन ठीक रूप से नहीं चल रहा था। तो हमने एक प्रयास किया कि कुछ जीव काजीरंगा नेशनल पार्क से मानस नेशनल पार्क में भेजे जाएं। तो कुछ वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सिंह वाले गैंडे काजीरंगा नेशनल पार्क से उठाकर मानस नेशनल पार्क में शिफ्ट किए गए और उद्देश्य था पर्यावरण संतुलन। तो इसको हम कहते हैं प्रजाति स्थानांतरण। जैव विविधता संरक्षण पर केस अध्ययन। तो हमारे देश में यानी कि भारत में जैव विविधता को बचाने के बहुत ज्यादा प्रयास किए जा रहे हैं। जैव विविधता संरक्षण के लिए काफी सारी परियोजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि प्रोजेक्ट बाघ। तो बाघ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रजाति है क्योंकि ये हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु भी है। साथ ही साथ बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति है। जहां पर भी बाघ पाए जाते हैं वहां पर शाकाहारी जीव की संख्या बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में होगी और खाद्य श्रृंखला पूर्ण रूप से चलती रहेगी। तो ऐसी प्रजाति जो पर्यावरण के संतुलन में अहम योगदान देती है उसी को हम अम्ब्रेला प्रजाति बोलते हैं। तो बाघ एक अम्ब्रेला प्रजाति भी है और पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत जरूरी प्रजाति है। तो 1972 वर्ष में स्टॉकहोम सम्मेलन यानी कि विश्व की सबसे पहली पर्यावरण सम्मेलन
गठित हुआ था। इस सम्मेलन के अंतर्गत सबसे पहले जितने भी बड़े-बड़े देशों के नेता थे, उन सभी नेताओं ने मिलकर यह दृढ़ संकल्प लिया कि वे पर्यावरण को बचाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। इसी सम्मेलन में हमारे भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी शामिल हुई थी। तो जैसे ही 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से इंदिरा गांधी वापस लौटी तो उन्होंने टाइगर सेंसस कंडक्ट कराया। टाइगर सेंसस मतलब टाइगर या बाघ की गणना कराई पूरे देश में। अब ये जो गणना हुई 1972 में बाघ की, इसके जो जब नतीजे आए तो वो सबको चौंकाने वाले थे, क्योंकि हमारे देश में पता चला कि बाघ बहुत ही कम है। तो वर्ष 1972 में सिर्फ 1827 बाघ ही पूरे भारत में बचे थे। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बन गया। अब सबने सोचा कि ये बाघ इतनी कम क्यों हो रहे हैं, तो इसका पता चला कि बाघों की संख्या कम होने का कारण सबसे पहला तो शिकारी है। तो बाघ की जो खाल होती है उसको शिकारी लोग निकालकर बैग्स या बहुत सारी अन्य वस्तुएं बनाते थे। दूसरा, बाघ एक ऐसा जीव है जिसको बहुत बड़ा वन चाहिए होता है। अब वनों में कमी आने के कारण भी बाघों की संख्या कम हो रही थी। साथ ही साथ मानव और बाघ का जो विवाद है उसके ऊपर भी काफी चर्चा हुई, और ये पाया गया कि जो मानव और बाघ का विवाद है उसमें भी काफी सारे बाघ खत्म हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बाघ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम की शुरुआत करी गई। प्रोजेक्ट टाइगर को भारत सरकार ने WWE इंटरनेशनल के सहयोग से 1973 में शुरू किया था। यह पहली परियोजना थी बाघ को बचाने के लिए, और साथ ही साथ इसके आवास यानी कि बाघ के जो वन है या जो आवास की जगह है उसको सुरक्षित करने का भी प्रयास किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर को जब शुरू किया उस टाइम देश में 9 बाघ अभयारण्य थे, जिनकी कुल जो एरिया था, कुल क्षेत्र था, वो था 16,300 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब जब ये प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ तो 2 मेन उद्देश्य से शुरू हुआ था। पहला उद्देश्य था बाघ को अंतः आवासीय संरक्षण देना, बाघ को उसके आवास में ही सुरक्षित करना, यानी कि जंगलों में ही सुरक्षित करना। तो जब ये जो स्कीम है ये शुरू हुई थी तब हमारे देश में 9 बाघ अभयारण्य थे, बट अब हमने बाघ के आवास की जगह को काफी हद तक सुरक्षा दे चुके हैं, और अब हमारे देश में 50 से भी ज्यादा टाइगर रिजर्व्स यानी कि बाघ अभयारण्य पाए जाते हैं। अब जितने भी ये टाइगर रिजर्व्स हैं वो कोर बफर स्ट्रैटेजी पे बनते हैं, यानी कि कोर अंदर का इलाका होता है जहां पे बाघ को पूर्ण रूप से सुरक्षा मिलती है और इंसान की गतिविधि बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती। वहीं साथ साथ जो बाहर का इलाका होता है उसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन का मतलब है ऐसा इलाका जहां पर सिर्फ कुछ हद तक पर्यटन की अनुमति होती है और सब गतिविधियों पर रोक होती है। तो जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो हमारे देश में बहुत सारे हैं, जैसे कॉर्बेट, दुधवा, रणथंबोर, पेरियार, नागार्जुना सागर, सुंदरबन इत्यादि। दूसरा उद्देश्य इस स्कीम का था बाघ की जनसंख्या में वृद्धि लाना। तो जैसा हमने देखा 1972 में तो बाघ बहुत कम थे, सिर्फ 1827 बाघ ही बचे थे। तो इस स्कीम के अंतर्गत यानी कि प्रोजेक्ट बाघ के अंतर्गत भारत सरकार ने योजनाएं बनाई कि बाघ की जनसंख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। अगर उसका इलाका सुरक्षित किया जा रहा है, अगर बाघ अभयारण्य बनाए जा रहे हैं तो उसकी जनसंख्या में भी वृद्धि होनी चाहिए। तो अब इस स्कीम के बाद हम पा रहे हैं बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट, और ये जो सकारात्मक नतीजे हैं इनसे हमें साफ देखने को मिल रहा है कि बाघ की जनसंख्या में वृद्धि आई है। तो 1972 में सिर्फ 1827 बाघ बचे थे। वहीं अगर हम देखें उसके बाद लगातार जो जनसंख्या है बाघ की उसमें वृद्धि हो रही है। 2006 में बाघ 1411 थे, 2010 में 1706, 2014 में 2226, और अब हमारे जो बाघ हैं वो लगभग 2960 से भी ऊपर हैं। ये जो स्कीम है प्रोजेक्ट टाइगर की, इसका और भी बहुत उद्देश्य था। एक उद्देश्य था कि जो बाघ हैं उनका लगातार शिकार हो रहा है जिसके कारण इनकी संख्या पर बुरा असर पड़ रहा है। तो बाघ का शिकार और हिंसा को कम करना भी उद्देश्य है इस परियोजना का। दूसरा, मानव बाघ विवाद को कम करना। तीसरा, वन अधिकारी को सही प्रशिक्षण देना ताकि वो जाकर जंगलों में बाघ को बचा पाए। चौथा, बाघ की विस्तृत गणना करना ताकि हमें पता रहे हमारे बाघ पूरे भारत में कितने हैं। और अनेक बाघ अभयारण्यों को बनाना, यह सब इस परियोजना के अंतर्गत उद्देश्य रखे गए।
भारत में एक और महत्वपूर्ण परियोजना चल रही है जिसका नाम है प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि प्रोजेक्ट हाथी। हाथी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रजाति है क्योंकि ये कीस्टोन प्रजाति के रूप से भी जानी जाती है। कीस्टोन प्रजाति वो प्रजाति होती है जो पर्यावरण के लिए बहुत ही खास हो और अगर ये किसी एरिया में ना हो, अगर ये किसी इलाकों में ना पाई जाए तो पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र यानी कि जो इकोसिस्टम है वो नष्ट हो सकता है। हाथी इसलिए जरूरी है कि पर्यावरण में क्योंकि हाथी एक बड़ा जीव है और बहुत दूर तक जंगल में घूमता रहता है। अब हाथी जैसे जैसे जंगल में घूमते हैं वैसे वैसे वहां की झाड़ियों को एक तरफ करते चले जाते हैं और इस तरीके से जो अन्य जीव है उनके लिए भी मार्ग या रास्ता बन जाता है। यही नहीं, हाथी अपनी सूंड से बहुत गहरा गड्ढा भी खोद देते हैं। इस गड्ढे में जैसे ही पानी भरता है तो उस पानी को पीने अन्य जीव भी आ जाते हैं, यानी कि पानी के स्रोत बनाने में भी जो हाथी है वो बहुत सहायक है। हाथी का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है यानी कि जो डंग है, गोबर है, उसमें बहुत सारे बीज होते हैं और वो जो बीज होते हैं उनमें से पौधे उगते हैं और नए पौधे या वृक्ष जंगल में उग पाते हैं। हाथी का एक अहम रोल इसमें भी है कि ये हाथी जो है पुराने वृक्ष को उखाड़ देते हैं और नए जो वृक्ष हैं उनके बनने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो हाथी पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ हाथी सांस्कृतिक रूप में भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में हाथी को गणेश के रूप में पूजा जाता है। पहले हाथी पूरे भारतवर्ष में पाए जाते थे और एशिया में काफी सारे देशों में पाए जाते थे, परंतु अब भारत में ये जो हाथी हैं ये सीमित जगह पर ही मिलते हैं। तो हाथी अब उतने नहीं होते जितने पहले थे। हाथी की एक जनसंख्या उत्तराखंड के इलाके में पाई जाती है, दूसरी जनसंख्या जो आसाम है या जो नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्व भारत है, उसमें पाई जाती है। वहीं जो हाथी की जनसंख्या का एक भाग हम उड़ीसा बंगाल की साइड देखते हैं और एक जनसंख्या बिल्कुल नीचे दक्षिण भारत में पाई जाती है। यानी कि हाथी अब स्कैटर्ड है, एक जगह नहीं है, वो एक छोटे छोटे ग्रुप्स में, गुट में, अलग अलग एरियाज में मिलते हैं। तो हाथी अहम है परंतु इनका शिकार बहुत होता है। हाथी का शिकार इनके दांत की वजह से होता है। काफी सारे हाथी इस कारण मर जाते हैं। विदेशों में ये जो हाथी होते हैं इसके दांत का प्रयोग काफी सारी वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता है, शोपीस बनाने के लिए किया जाता है। अब इस चक्कर में हाथी की बहुत ज्यादा मृत्यु होती है। अब देखने वाली बात यह भी है कि जो हाथी का दांत है वो सिर्फ नर हाथी में ही मिलता है, इसीलिए जितने भी शिकारी हैं वो नर हाथी यानी कि मेल हाथी को मार डालते हैं और इस प्रकार जो हाथी की पॉपुलेशन है वो ठीक से नहीं बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर हाथी में हम देखते हैं कि मेल एलिफेंट कम होते हैं और फीमेल एलिफेंट्स ज्यादा हैं। इसलिए जो पॉपुलेशन रेशियो है वो ठीक नहीं है और जो प्रजनन होता है हाथी का उससे प्रभावित होता है, उतना ज्यादा प्रजनन नहीं हो पाता। दूसरा जो हाथी को खतरा है वो है आवास की कमी। हाथी एक ऐसा जीव है जिसको बहुत ज्यादा बड़ा एक क्षेत्र चाहिए घूमने के लिए। अब अगर वन जो उनका आवास का क्षेत्र है वो कम होगा तो इससे सीधा असर हाथी की संख्या पर पड़ता है। अब जितने भी वन है वो नष्ट हो रहे हैं क्योंकि हम विकास कार्य बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। तो जंगलों की जो भूमि है उसको हम कई बार खेतों में तब्दील कर देते हैं। वहीं कुछ वनों को हम रास्ता बनाने के लिए इस्तेमाल कर देते हैं। कई कई वनों में हम खनन प्रक्रिया या बांध बनाने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम विकास कार्य करते हैं उससे वन कम होते चले जा रहे हैं और जो हाथी के आवास की जगह है उस पर भी बुरा असर पड़ रहा है। आमतौर पे जब हम जंगल में कोई विकास कार्य करते हैं, जैसे कि कहीं अगर हम रेलवे प्लेटफॉर्म बना दें तो हाथी अक्सर रेल के साथ टकरा जाते हैं और रेलगाड़ी से टकराने से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो आवास की कमी, जंगलों का कटना एक हाथी को बहुत अहम रूप से प्रभावित करता है। तीसरा जो हाथी को खतरा है वो है मानव वन्य जीव विवाद से। तो अक्सर हाथी, क्योंकि ये हाथी शाकाहारी जीव है, तो वो अक्सर खेतों की तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि वन का एरिया तो वैसे ही बहुत कम है। तो जैसे ही खेतों की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां पर गन्ना या और कोई अन्य उनको अन्न मिलता है, तो वहां पर जो किसान और जो हाथी है उनके बीच में विवाद शुरू हो जाता है। किसान ने बहुत मेहनत से फसल लगाई होती है, वो हाथी अगर नष्ट कर देंगे तो किसान या जो आसपास के स्थानीय लोग हैं वो कई बार बहुत
बहुत ही क्रूअल मेथड्स यूज करके हाथी को भगाते हैं, जैसे पटाखे जलाकर या कुछ बिजली के तारों से भगा देते हैं। तो इस तरीके से काफी जो हाथी हैं वो मर भी जाते हैं। तो मानव वन्य जीव विवाद जो है उसकी वजह से भी हाथी बहुत हद तक प्रभावित हो रहे हैं। तो प्रोजेक्ट हाथी की जो शुरुआत थी वो 1992 में करी गई थी और इस परियोजना को केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया था हाथियों को बचाने के लिए और साथ ही साथ इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए। अब हाथी और उनके आवास और गलियारों को रक्षा करना एक मेन उद्देश्य था इस परियोजना का। साथ ही साथ मानव हाथी का जो विवाद है उसको सुलझाने का भी प्रयास शुरू किया गया। पालतू हाथी जो होते हैं उनका कल्याण करने की, उनके बारे में उचित सहायता प्रदान करने का भी एक मेन उद्देश्य था प्रोजेक्ट हाथी स्कीम के अंदर। हाथियों के शिकार पर रोक लगाने की कोशिश की गई थी और साथ ही साथ हाथी के प्रति जागरूकता बढ़ाने की भी कोशिश इस प्रोजेक्ट हाथी स्कीम में करी गई है। तो हाथी परियोजना ये जो है इसके अंतर्गत हाथी का जो आवास का क्षेत्र है वो बढ़ाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव था। अब हमारे देश में 32 से भी ज्यादा एलिफेंट रिजर्व पाए जाते हैं, जैसे कि उत्तराखंड वाले एरिया में, बंगाल और दक्षिण भारत में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनको एलिफेंट रिजर्व कहा जाता है। अब हाथी प्रोजेक्ट चलाने से काफी हद तक हाथियों की जनसंख्या बढ़ी है। 2012 में लगभग 30,000 हाथी हमारे देश में पाए गए हैं। तो ऐसी स्कीम बहुत जरूरी है हाथियों को बचाने के लिए और प्रोजेक्ट हाथी एक सक्सेसफुल स्कीम है जिसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा हाथी के आवास के क्षेत्र को भी बढ़ाया गया है और हाथी की जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिली है। यही नहीं, हाथी परियोजना के अंतर्गत कुछ ऐसे इलाके जहां पर हाथी होकर गुजरते हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि वन बहुत सीमित है, तो अगर हम इनमें एक जो सर्कल है उसको एक वन दिखाएं, दूसरा जो सर्कल है वो दूसरा वन है, तो ये जो वन है वो बहुत सीमित है। तो अब जो हाथी है वो एक वन से दूसरे वन में जाने के लिए एक रास्ता चुनते हैं जिनको हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तो ये जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर या जो गलियारे होते हैं वो अक्सर हाथी एक जंगल से दूसरे जंगल जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो गलियारे हैं इनको सुरक्षित करना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर हम देखते हैं इन गलियारों पे अगर कोई वाहन आ जाए तो हाथी टकरा के मर सकते हैं। तो अब इस प्रोजेक्ट हाथी के अंतर्गत काफी सारे हाथी गलियारों को आइडेंटिफाई किया गया और देखा गया कि कौन कौन से ऐसे गलियारे हैं जिनसे हाथी होकर गुजरते हैं और उन गलियारों को, उन क्षेत्रों को सुरक्षित किया गया है। तीसरी परियोजना है प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल यानी कि प्रोजेक्ट मगरमच्छ। क्रोकोडाइल इज टॉप प्रेडेटर ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ है, वो जल पारिस्थितिक तंत्र के लिए बहुत ही लाभदायक है। इनके होने से जल पारिस्थितिक तंत्र की जो खाद्य श्रृंखला है, फूड चेन है, वो ठीक रूप से चलती रहती है। अब मगरमच्छ जहां पर भी होंगे तो उस जल में या नदी में बिल्कुल सही मात्रा में मछलियां भी होंगी और अन्य पौधे पाए जाएंगे। तो एक पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र जल का वो मगरमच्छ पर ही निर्भर करता है। हमारे देश में 3 मेन मगरमच्छ की प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से एक है घड़ियाल, दूसरा मगर और तीसरा सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। अब जो घड़ियाल और मगर हैं, ये ऐसी प्रजातियां हैं दोनों जो सिर्फ साफ पानी में ही पाई जाती हैं। अब हमारे देश में साफ पानी पूर्ण रूप से नहीं मिलता। जितनी भी नदियां हमारे देश की वो सब प्रदूषित हो चुकी हैं और जो नदियां हैं भी उनमें हमने बांध भी बनाए हैं। अब इस कारण या कह सकते हैं हम प्रदूषण के कारण, नदियों के प्रदूषण के कारण जो फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल, साफ जल में पाए जाने वाले मगरमच्छ हैं जैसे घड़ियाल और मगर, इनकी प्रजातियां बहुत ज्यादा कम हो चुकी हैं। अब हमने पाया कि जो घड़ियाल है वो अति संकटग्रस्त है, यानी कि इतना कम संख्या है घड़ियाल की कि जल्दी अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये प्रजाति विलुप्त भी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर मगर एक वल्नरेबल यानी कि संवेदनशील प्रजाति है जो अभी खतरे पर है और जल्दी विलुप्त होने के कगार पर है। तीसरा जो क्रोकोडाइल है हमारे भारतवर्ष में वो है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। जैसा नाम से पता चल रहा है, ये जो प्रजाति है मगरमच्छ की, ये नमक वाले पानी यानी कि समुद्री पानी में ही रह सकती है। यानी कि कोस्टल इलाके जो समुद्री तट है भारत के, वहां पर यह मगरमच्छ की प्रजाति पाई जाती है। परंतु देखने वाली बात यह है कि हमने जो
हमारे जो तटीय इलाके हैं उनको भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। वहां पे जो मैंग्रोव के पेड़ होते थे जिनमें मगरमच्छ सुरक्षित रूप से रह पाते थे वो भी अब नहीं है। काफी सारे तटीय इलाकों पे हमने विकास करके शहर बसा दिए हैं। इस कारण जो ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है ये अब एक्सटिंक्ट ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि तमिलनाडु केरल से तो ये विलुप्त प्रजाति बन चुकी है। वहीं दूसरी ओर ये अभी सिर्फ 2 राज्यों में पाया जाता है भारत में, वो है बंगाल और उड़ीसा। तो अगर इसको नहीं बचाया गया तो ये अब बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी और बंगाल और उड़ीसा से भी समाप्त हो सकती है। मगरमच्छ को बचाने के लिए प्रोजेक्ट मगरमच्छ की शुरुआत की गई। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1975 में हुई और इसके अंतर्गत मगरमच्छों की संख्या वृद्धि का उद्देश्य रखा गया। तो केंद्र सरकार ने इस परियोजना को यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शुरू किया। इस परियोजना का उद्देश्य था मगरमच्छ को बचाना और वो 2 प्रकार से बचाना, एक अंतः आवासीय संरक्षण करके यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन के द्वारा और दूसरा एक्स सिटू कंजर्वेशन के द्वारा। तो जब हम मगरमच्छ को उनके आवास पर ही सुरक्षित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं अंतः आवासीय संरक्षण। तो अंतः आवासीय संरक्षण के अंतर्गत कुछ ऐसे जगह है जहां पर मगरमच्छ नेचुरली पाए जाते हैं उनको सुरक्षित किया गया। ऐसे कानून बनाए गए कि वहां पर कोई भी मगरमच्छ को हानि ना पहुंचाए। तो मगरमच्छ अभयारण्य बनाए गए जैसे कि मध्य प्रदेश में नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। दूसरा, इस परियोजना के अंतर्गत एक्स सिटू कंजर्वेशन भी किया गया, यानी कि बाहरी आवासीय संरक्षण पर भी जोर दिया गया। यानी कि मगरमच्छ को बाहर उनके आवास से बाहर यानी कि नदियों से भी बाहर सुरक्षा प्रदान की गई और वो इस तरीके से कि हमारे भारत में अब तक 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित करे गए हैं। यहाँ पर जो क्रोकोडाइल है उनकी ब्रीडिंग भी होती है। तो आर्टिफिशियली यानी कि अप्राकृतिक तरीकों से भी मगरमच्छ को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो प्रोजेक्ट मगरमच्छ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे देश की परियोजना है। एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है जिसका नाम है प्रोजेक्ट वल्चर यानी कि प्रोजेक्ट गिद्ध। तो जो गिद्ध है वो एक महत्वपूर्ण प्रजाति इसलिए क्योंकि गिद्ध मृत जीवों को खाते हैं और पारिस्थितिक तंत्र को साफ रखने में मदद पहुंचाते हैं। भारत में जो गिद्ध है उनकी प्रजाति बहुत कम है क्योंकि ये जो गिद्ध है इनको जैव सांद्रता का सामना करना पड़ा। जैव सांद्रता यानी कि बायोमैग्निफिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी भी खाद्य श्रृंखला में रासायनिक पदार्थ एक जीव से दूसरे जीव में जाते हैं और आखिरी जीव में इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि उस आखिरी जीव की मृत्यु भी हो सकती है। तो फूड चेन यानी कि खाद्य श्रृंखला में केमिकल यानी कि रासायनिक पदार्थ के मौजूद होने से ही वल्चर यानी कि गिद्ध पर बुरा असर पड़ा है। तो डाइक्लोफेनाक एक केमिकल था जो दर्द रोगी औषधि के रूप में फार्म एनिमल्स को दिया जाता था। तो फार्म एनिमल्स को जब ये केमिकल दिया जाता था तो फार्म एनिमल जैसे गाय भैंस इनको कोई भी दर्द महसूस नहीं होता था और ये देर तक खेतों में काम कर पाते थे। परंतु जब ये जानवर मरते थे, जब ये मवेशी मरते थे तो इनके जो डेड बॉडी थी, मृत पदार्थ थे इनके शरीर के, उनको खाने आते थे गिद्ध। तो जो डाइक्लोफेनाक का था वो इन मवेशियों के द्वारा फिर चला गया गिद्ध के अंदर। क्योंकि ये जो रासायनिक पदार्थ है ये खाद्य श्रृंखला से गया है गिद्ध के अंदर, तो इसी को हम बोलते हैं जैव सांद्रता। अब जैव सांद्रता के कारण गिद्ध की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई और गिद्ध की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम हो गई। अब स्थिति यह है कि इंडियन वल्चर एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड प्रजाति है, यानी कि गिद्ध को अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति माना जाता है और अगर इसको नहीं बचाया गया तो गिद्ध जल्दी विलुप्त भी हो सकते हैं। तो प्रोजेक्ट गिद्ध परियोजना भारत सरकार के द्वारा 2006 में शुरू करी गई थी और इस परियोजना के अंतर्गत गिद्ध को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो 2006 से ही भारत में डाइक्लोफेनाक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है क्योंकि इसी केमिकल की वजह से गिद्ध की जनसंख्या कम हुई थी। अब गिद्ध को बचाने के काफी सारे प्रयास सरकार कर रही है, जैसे कि एक प्रयास है इन सिटू कंजर्वेशन का, यानी कि गिद्ध को आवास के क्षेत्र में ही संरक्षित किया जाता है। तो जहां पर गिद्ध पाए जाते हैं ऐसे इलाके देखे गए और उनको वल्चर सेफ जोन यानी कि गिद्ध सुरक्षित इलाके बनाए गए।
इन इलाकों में कोई भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ऐसे खतरनाक रासायनिक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध है। तो भारत में 8 वल्चर सेफ जोन है, जैसे कि एक है पिंजौर हरियाणा में, दूसरा गुजरात में, सौराष्ट्र एरिया गुजरात का, मध्य प्रदेश में, वहीं दुधवा नेशनल पार्क के पास, बंगाल में, हजारीबाग झारखंड में और असम में। तो ये सारे 8 क्षेत्र वल्चर के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वल्चर आवास के ही क्षेत्र में सुरक्षित है, वहां पर कोई भी रासायनिक पदार्थ इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अब ये जितने भी वल्चर सेफ जोन बनाए जाते हैं, इनमें एक बाहर का इलाका होता है बफर जोन और अंदर का इलाका होता है जिसको हम बोलते हैं कोर। तो वल्चर सेफ जोन के 2 क्षेत्र होते हैं, एक कोर जो 50 किलोमीटर तक है और उसके आगे फिर 50 किलोमीटर तक बफर जोन माना जाता है। तो अंदर का जो क्षेत्र है किसी वल्चर सेफ जोन का, उसको हम बोलते हैं कोर। कोर में कोई भी केमिकल डाइक्लोफेनेक जैसा नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। वहीं बाहर की तरफ जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं बफर जोन। बफर जोन एक ऐसा इलाका है जो 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पे होता है और यहाँ पर वल्चर की जनसंख्या को देखने के लिए वैज्ञानिक काम करते हैं, साथ ही साथ जागरूकता फैलाने के लिए भी काम करते हैं। तो गिद्ध को दूसरा तरीके से भी बचाया जा रहा है, वो है बाहरी आवासीय संरक्षण यानी कि एक्स सिटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी। तो ना सिर्फ आवास के क्षेत्र में बल्कि बाहर आवास से भी बाहर काफी हद तक गिद्ध को बचाने का प्रयास जारी है। इस एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंतर्गत वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर यानी कि गिद्ध प्रजनन केंद्र को स्थापित किया गया है। हमारे देश में काफी सारे ऐसे सेंटर्स बनाए हैं, संस्थान बनाए हैं जहां पर गिद्ध को प्रजनन के द्वारा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें से एक जो प्रजनन केंद्र है वो है पिंजौर, दूसरा रानी आसाम में, फिर जूनागढ़ इन गुजरात और भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहां पर बाहरी सुरक्षा गिद्ध को प्रदान की जाती है। भारत की एक और महत्वपूर्ण परियोजना है जिसका नाम है प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सोन चिड़िया यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नाम की चिड़िया को बचाने के लिए शुरू की गई है। जो सोन चिड़िया है वो एक ऐसी चिड़िया है जो बहुत भारी है, इसका वजन लगभग 18 किलोग्राम तक होता है और बहुत ऊंची सी चिड़िया है जिसकी जो ऊंचाई है वो 3-3.5 फीट तक लगभग होती है। तो पहले ये सोन चिड़िया भारत में लगभग पूरे ही भारत में मिलती थी, परंतु अब ये सीमित क्षेत्रों में ही मिलती है, यानी कि ये सिर्फ उन इलाकों में मिलती है जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, और बाकी सब भागों से ये चिड़िया ऑलरेडी विलुप्त हो चुकी है। तो प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जनसंख्या को अगर हम देखें तो आजादी के बाद सीधे भारत में 90% से भी ज्यादा कमी देखी गई है इस चिड़िया की जनसंख्या में। 1969 साल में जनसंख्या इस चिड़िया की थी 1260, परंतु अब इसके सदस्य 150 से भी कम बचे हैं। तो इस चिड़िया की इतनी तेजी से कमी आई है, इसीलिए इस चिड़िया को अभी क्रिटिकली एंडेंजर्ड यानी कि अति संकटग्रस्त प्रजाति कहा जाता है। सोन चिड़िया की संख्या में कमी आने का मुख्य कारण है इन चिड़ियाओं का बिजली के तारों से टकराना। तो ये जो चिड़ियाएं हैं बहुत अधिक वजन की होती है, इस कारण ये चिड़िया उड़ते समय अपना संतुलन खो देती हैं और बिजली के तारों से टकरा जाती हैं। दूसरा, यह चिड़िया सिर्फ खुले घास वाले इलाके और झाड़ियों में ही जीवित रह सकती है, परंतु हम इस चिड़िया के आवास यानी कि खुले इलाके, घास क्षेत्र इत्यादि को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब अगर ये जो इनका आवास का क्षेत्र है वो ही इनको नहीं मिलेगा तो ये भी एक कारण बन गया है चिड़िया की जनसंख्या में कमी आने का। तो अब इस चिड़िया की संख्या 200 से भी कम है और यह चिड़िया अत्यंत संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी में रखी गई है। सोन चिड़िया अब भारत में सिर्फ राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटका में पाई जाती है। तो इस चिड़िया को बचाने के लिए प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा 5 जून 2013 को हुई थी। इसके अंतर्गत 2 मुख्य पहलू हैं। तो इस प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना के अंतर्गत पहला मुख्य उद्देश्य है चिड़िया को उनके आवास में ही बचाना, यानी कि इन सिटू कंजर्वेशन या अंतः आवासीय संरक्षण करना। तो चिड़िया के जितने भी आवास के क्षेत्र हैं जैसे कि खुला घास क्षेत्र या रेगिस्तान, वहां पर इस चिड़िया को सुरक्षा दी गई है। राजस्थान में तो एक नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क है, जहां पर इस चिड़िया को पूर्ण रूप से कानूनी सुरक्षा दी गई है, कोई भी इस चिड़िया को हानि नहीं पहुंचा सकता और पूरा का पूरा क्षेत्र इस नेशनल पार्क का इस चिड़िया पर ही आधारित है।
दूसरा, इस परियोजना का एक पहलू है एक्सिटू कंजर्वेशन यानी कि बाहरी आवासीय संरक्षण। तो केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो इस चिड़िया को बचाने के लिए चलाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है हैबिटेट इंप्रूवमेंट एंड कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि इस चिड़िया के आवास को संरक्षित करना, साथ ही इस चिड़िया की प्रजनन प्रक्रिया को बढ़ाना। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है चिड़िया के प्रजनन को बढ़ाने के लिए और लगभग 33 करोड़ की आर्थिक सहायता इस लिए दी गई है। तो ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है प्रजनन का, सोन चिड़िया प्रजनन का जो प्रोजेक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में जो स्थित है और साथ ही साथ राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर शुरू किया है। तो इस कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट यानी कि सोन चिड़िया प्रजनन जो प्रोजेक्ट है, इसके अंतर्गत चिड़िया की जनसंख्या को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। चिड़िया के अंडों को सुरक्षित रखा जा रहा है। साथ ही साथ जो चिड़िया उत्पन्न होंगी अंडों से, उनकी दूसरी या तीसरी पीढ़ी की चिड़ियाओं को सुरक्षित रूप से पर्यावरण में निकाला जाएगा। तो ये जो ब्रीडिंग प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत राजस्थान में हो गई है। काफी सारे सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जहां पे आर्टिफिशियली इस चिड़िया के अब प्रजनन किया जाए। इनमें से एक सेंटर जो बनेगा वो जैसलमेर में और दूसरा कोटा में। साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि क्योंकि ये चिड़िया अक्सर तारों से टकरा जाती है, तो तारों को अंडरग्राउंड करने की परियोजना भी शुरू करी गई है। तो बिजली के जो तार हैं वो अभी सब सड़क पे ऊपर की तरफ ही होते हैं, बट आने वाले समय में जहां पर भी ये चिड़िया का आवास का क्षेत्र है, जैसे राजस्थान, गुजरात इत्यादि, वहां पर तारों को अंडरग्राउंड करने का भी एक पहलू रखा गया है। दूसरा, कुछ डाइवर्टर होते हैं जिनको हम बोलते हैं बर्ड फ्लाइट डाइवर्टर। तो कुछ ऐसे डाइवर्टर तारों के बीच में लगाए जाएंगे जो चमकेंगे और चिड़िया अपने आप ही रुख मोड़ दे। तो ये चिड़िया के जो एक्सीडेंट होते हैं तारों से, उनको बचाने के लिए शुरू किया जाएगा। जैव विविधता को बचाने के लिए भारत में कई सारे आंदोलन भी हुए हैं, जिनमें से एक प्रमुख आंदोलन है साइलेंट वैली मूवमेंट यानी कि शांत घाटी आंदोलन। तो शांत घाटी एक केरल में स्थित जगह है। पूरा का पूरा जो केरल है, वहां पर सदाबहार वन पाए जाते हैं, जैव विविधता बहुत ज्यादा है। ये भी देखा जाता है कि केरल पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट का ही हिस्सा है, इसीलिए यहाँ पर जैव विविधता बहुत अत्यधिक है। तो इस ये जो साइलेंट वैली नाम का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी नदियां बहती हैं, जिनमें से एक नदी है टूटी पूजा और दूसरी है भारत पूजा। तो जो टूथ पूजा है, इसको हम कुंती पूजा भी बोलते हैं और ये आगे जाकर भारत पूजा में मिल जाती है। तो सरकार का प्रस्ताव था कि इस कुंती पूजा यानी कि टूट पूजा नाम की जो नदी है, इस पर एक बांध बनाया जाए। तो जब ये प्रस्ताव सरकार के द्वारा रखा गया तो इस पे बहुत ज्यादा विवाद हुआ। रोमुलस विटेकर नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक शांत घाटी नाम का आंदोलन शुरू किया और अपने साथ कई सारे पर्यावरणविद, स्थानीय निवासियों को मिलाकर आंदोलन की शुरुआत करी। इन सभी लोगों ने यह बताया कि अगर यहाँ पर कोई बांध बनाया जाएगा शांत घाटी में, तो इससे वनों की कटाई होगी। ये जो एरिया है शांत घाटी का और केरल का, ये बहुत ही जैव विविधता से पूर्ण क्षेत्र है। यहाँ पर सदाबहार वन है, तो अगर कभी भी बांध बनाया जाएगा तो इससे वनों की कटाई होगी। वनों की कटाई होने से वन्य जीव और स्थानीय प्रजातियों को खतरा होगा। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे स्थानीय प्रजाति जैसे लॉयन टेल मैका पाया जाता है, जो पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलता। उसी प्रकार ग्रेट हॉर्नबिल जो एक अति संकटग्रस्त प्रजाति है और विलुप्त होने के कगार पर है, वो भी इसी क्षेत्र पे पाई जाती है। इसके अलावा नीलगिरी वुड पिजन नाम की चिड़िया भी इसी क्षेत्र में मिलती है। तो अगर शांत घाटी को हम बांध बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो इसका प्रमुख खतरा था इन सारी क्षेत्र सीमित प्रजातियों में, और अगर ये क्षेत्र सीमित प्रजातियां विलुप्त हो गई या खत्म हो गई तो ये विश्व में कहीं और नहीं है और इनको हम वापस नहीं ला सकते। तो इसके बारे में जागरूकता जगाई गई इस आंदोलन के माध्यम से। तीसरा, लोगों ने ये भी बताया कि अगर शांत घाटी में कोई बांध बनाया जाएगा तो उससे और नदियों पर भी बुरा असर पड़ेगा। तो अगर कुंती पूजा नाम की नदी पे हम बांध बना रहे हैं तो आगे जाके कुंती पूजा का जो पानी है वो भारत पूजा से मिल जाता है, तो भारत नदी बिल्कुल सूख जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो लोग भारत वाली नदी पर ही निर्भर करते हैं, इस नदी पर ही निर्भर करते हैं अपनी जीविका के लिए, उनका जो जीविका का साधन है वो भी
क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो हो सकता है वहां पे जो किसान है इस नदी के पानी को इस्तेमाल कर कर अपनी खेती बाड़ी करते हैं, उनके आय पर भी असर पड़ सकता है। साथ ही साथ मछुआरे जो इस नदी से मछलियों पर निर्भर हैं, उनकी आमदनी पर भी असर पड़ सकता है। तो इन सभी बातों को रखकर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। तो केरल की शान घाटी 89 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में कुंतीपुजा नदी पर एक परियोजना थी, जिसके अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। केरल सरकार इस प्रस्ताव के लिए बहुत इच्छुक थी, परंतु जैव वैज्ञानिक जैसे रोमुलस विटेकर नाम के वैज्ञानिक और स्थानीय लोगों ने मिलकर इसका विरोध किया, जिससे सरकार को अपनी ये परियोजना वापस लेनी पड़ी। साथ ही केंद्र सरकार के द्वारा साइलेंट वैली को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित कर दिया गया। इस आंदोलन को साइलेंट वैली आंदोलन कहते हैं और ये भारत के पर्यावरण इतिहास का बहुत ही सफल आंदोलन रहा है। तो अब जो साइलेंट वैली था, जहां पे बांध बनाने की परियोजना थी, उसको एक राष्ट्रीय उद्यान में तब्दील कर दिया गया है और कानूनी रूप से सारे जीव जंतुओं को पूर्ण सुरक्षा भी दी गई है। तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान में कोर इलाका है और साथ ही साथ बफर बाहर का इलाका है, जिसको बफर कहा जाता है। बफर में पर्यटन की अनुमति है और कोर तो बिल्कुल ही ऐसा इलाका है जिसमें कोई गतिविधि की अनुमति नहीं होती। एक और आंदोलन बहुत ही प्रसिद्ध है जैव विविधता के ऊपर, और इस आंदोलन का नाम है सेव वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट बचाओ आंदोलन। तो पश्चिमी घाट भारत का वो इलाका है जहां पर जैव विविधता अत्यधिक है। इसमें काफी सारे राज्य शामिल हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, कुछ हिस्सा गुजरात का, कर्नाटका, गोवा, तमिलनाडु, केरला। अब इस सेव वेस्टर्न घाट का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर 140 से भी ज्यादा मैमल स्पीशीज पाई जाती हैं। छिपकली और सांप की प्रजातियां भी 260 से ऊपर हैं। मेंढक जैसे जो जीव होते हैं वो भी 180 से ऊपर संख्या में पाए जाते हैं। चिड़िया की भी 510 प्रजातियां इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो पूरे भारत की 25% जो जैव विविधता है वो पश्चिमी घाट की वजह से ही है। पश्चिमी घाट बहुत सारे प्रजातियों का घर भी बसाती है, वहां पे बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर शोला जैसे घास क्षेत्र भी मौजूद है। इस वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट को यूनेस्को नाम के संस्थान ने भी मान्यता दी है और इसको हेरिटेज साइट घोषित किया है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत ही अमूल्य नदियां भी बहती हैं। तो इतने संपूर्ण वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट वाले इलाके में कोई भी डेवलपमेंट सही नहीं है। इसी के ऊपर से वेस्टर्न घाट आंदोलन शुरू किया गया था। तो पश्चिमी घाट जैव विविधता के दृष्टिकोण से हॉटस्पॉट है, यहाँ पे जैव विविधता अधिक है, लेकिन यह क्षेत्र लगातार विकास परियोजनाएं जैसे कि बांध बनाना, खनन प्रक्रिया, साथ ही साथ टूरिज्म की वजह से निशाने पे रहा है। पश्चिमी घाट पर इन्हीं खतरों के मद्देनजर 30 वर्ष पहले पश्चिमी घाट आंदोलन शुरू किया गया था। तो 1987 से 1988 के बीच जितने भी स्थानीय लोग थे पश्चिमी घाट में, उन सब ने इस घाट को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन में पश्चिमी घाट के महत्व को बताया और पश्चिमी घाट से जुड़े जो खतरे हैं जैसे विकास परियोजनाएं, उनके खतरों को भी जागरूक किया। तो ये भी जैव विविधता के लिए बहुत ही अहम आंदोलन रहा है भारत का। तो हमने इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर कर लिए और हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस प्रकार से जीव जंतुओं को बचाया जा सकता है। साथ ही साथ अहम परियोजनाएं जैसे प्रोजेक्ट बाघ, प्रोजेक्ट हाथी, वल्चर प्रोग्राम, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोग्राम की भी हमने यहाँ पर चर्चा करी है। तो अब हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे हम प्यार करें और उनको हम बचाने का पूर्ण प्रयास लगातार करते रहें।